दोस्तों आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ उसके माध्यम से हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। इसके अलावा कहानी के दौरान हम ग्रामर और टेंस के पार्ट को भी कवर करते जाएंगे और मेरा दावा है कि इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल ही आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द स्मार्ट कमांडर। कमांडर मतलब होता है सेनापति, सेना प्रमुख। स्मार्ट मतलब होता है चतुर, चालाक, बुद्धिमान। तो एक बुद्धिमान कमांडर, सेनापति। वंस नेपोलियन बोनापार्ट्स ट्रूप्स लेड बाय 4 of his finest commanders won a great battle। वंस मतलब होता है एक बार, नेपोलियन बोनापार्ट के, अपस्ट्रोफी के बाद जो यस लगा रहता है ना, उसका मतलब होता है काके की। नेपोलियन बोनापार्ट के ट्रूप्स, ट्रूप मतलब होता है सेना, ट्रूप्स मतलब होता है सैनिकों का दल, सैन्य दल, सैन्य टुकड़ी। तो एक सैनिकों का दल जिसे लेड, लेड मतलब होता है नेतृत्व किया। लीड का पास्ट टेंस है लेड। लीड मतलब नेतृत्व करना, लेड मतलब नेतृत्व किया। बाय मतलब द्वारा, 4 मतलब 4 उसके फाइनेस्ट, फाइनेस्ट मतलब बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया सेनापतियों द्वारा। जो 4 सबसे बेहतरीन सेनापतियों द्वारा जो सैन्य टुकड़ी जो थी उसका नेतृत्व किया गया था। वॉन अ ग्रेट बैटल, वो वॉन जीत गए। अ ग्रेट महान, बैटल मतलब होता है युद्ध, एक महान युद्ध जीत गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि नेपोलियन बोनापार्ट्स ठिगने कदकाठी का लेकिन बहुत ही जाबाज सेनापति था, जो कि बाद में फ्रांस का सम्राट भी बना। वो इतिहास का सबसे महान विजेता था, जो कि अपना एक भी युद्ध नहीं हारा था। वो हर एक युद्ध जीतता था सिवाय अंतिम युद्ध के, जो उसने रूस के साथ लड़ा था। उस युद्ध में उसकी हार हुई थी। कारण क्योंकि रूस की जो जलवायु थी, जो वहाँ का भौगोलिक स्थिति था, वो ठंड और बरसात और कीचड़ से भरा था। इसलिए उसके जो सेना थे वो मलेरिया से मर गए, मच्छर के काटने से मर गए, या कीचड़ में फंस के मर गए। या रूस साइबेरिया क्षेत्र इतना विशाल है ना कि वहाँ पे आदमी भटक जाता है, सेना उसकी भटक गई थी, तो इसलिए वो हार का सामना करना पड़ा। बाकी हमेशा नेपोलियन हर युद्ध जीता था। तो उसके 4 जो सेनापति थे उन्होंने एक बहुत ही महान युद्ध जीता था। ही सैड, वह कहा, नेपोलियन, ये जो प्रोनाउन लगा है नेपोलियन के लगा है, वो बोला आस्क फॉर एनीथिंग एंड आई विल ग्रांट इट। आस्क, आस्क मतलब पूछना भी होता है, आस्क मतलब मांगना भी होता है। तो मांगो कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी मांगो। और आई विल ग्रांट, ग्रांट मतलब होता है देना, अनुदान, उपहार देना, स्वीकार करना। तो मैं उसे दूंगा, जो भी तुम मांगोगे मैं उसे दूंगा। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आइल, मैं उसे दूंगा। द फर्स्ट आस्क्ड फॉर अ हाउस इन पेरिस, जो पहला सेनापति था, सेनाध्यक्ष था, वो मांगा फॉर अ हाउस इन पेरिस। पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी है उसका नाम है पेरिस। तो पेरिस में एक घर मांगता है पहला वाला जो सेनापति था। द सेकेंड वांटेड अ होटल, जो दूसरा सेनापति वह चाहता था एक होटल, वह एक होटल चाहता था, तो वो होटल मांगा उससे। द थर्ड वांटेड अ ब्रूअरी, जो तीसरा सेनापति था वह चाहता था, वांटेड मतलब चाहता था, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो ये सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रहा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है, वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है। तो जब डिड लगता तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता, तो ये डिड नहीं लगा इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। तो तीसरा जो चाहता था ब्रूअरी, ब्रूअरी मतलब होता है शराब की भट्टी।
अब आप तो जानते हैं कि शराब की भट्टी का लाइसेंस जिसको मिल जाता है वो करोड़पति से अरबपति बन जाता है। जो करोड़पति होता है उसी को लाइसेंस मिलता है। तो प्राचीन समय में शराब की भट्टियाँ जिनके पास थी ना, वो करोड़ों अरबों के मालिक स्वामी हुआ करते थे। तो वो ब्रुअरी मांगा, शराब की भट्टी मांगा। फाइनली, अंत में, आखिरकार, अंततः, द फोर्थ आस्क्ड फॉर अ फोर्टनाइट्स लीव। अंत में जो चौथा सेनापति था, सेनाध्यक्ष था, वो मांगा फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट मतलब था पखवाड़ा, पाक्षिक। 15 दिनों के समय को फोर्थ नाइट बोलते हैं ना। जो 15-15 दिनों में वो अमावस्या की रात और पूर्णिमा की उजाला होता है ना, तो एक पखवाड़ा, एक 15 दिन के समय को फोर्थ नाइट्स बोला जाता है। तो यानी कि वो एक पखवाड़े का लीव मतलब होता है छुट्टी। तो एक पखवाड़े की छुट्टी मांगा, वो कुछ नहीं मांगा, बोला कि मुझे 2 सप्ताह के लिए छुट्टी दे दिया जाए। द अदर 3 कमांडर्स वर सरप्राइज्ड। जो दूसरे अदर मतलब दूसरे 3 जो सेनापति थे, सेनाध्यक्ष थे, वे सरप्राइज्ड, वे हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। सरप्राइज मतलब हैरान, आश्चर्यचकित होना। तो तीनों वो उसकी बातों को सुनकर कि अरे इतना बड़ा बड़ा चीज़ मांग सकता था, फ्रांस के सम्राट के सामने मांगने के लिए फ्रांस के सम्राट बोले, और ये मांगा क्या, 15 दिन की छुट्टी, 2 हफ्ते की छुट्टी। लेटर दे आस्क्ड, बाद में, लेटर मतलब बाद में वे पूछे, वो उससे पूछे, तीनों लोग जो है जब सम्राट चले गए तो उसके बाद वो पूछे, वाई डिड यू आस्क फॉर सो लिटिल। वाई मतलब क्यों, क्यों आपने मांगा, फॉर सो लिटिल बहुत, सो मतलब बहुत, लिटिल मतलब छोटा, कम, थोड़ा, आपने बहुत थोड़ा ही क्यों मांगा। ये जो डिड लगा है ये बताया ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, और फिर मुख्य वर्ब का मेन, जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो वह बोला, वो तीनों बोले कि आपने इतना कम क्यों मांगा, थोड़ा ही क्यों मांगा। द फोर्थ कमांडर रिप्लाइड, जो चौथा सेनापति था, सेनाध्यक्ष था, वो जवाब देता है, उत्तर दिया, यू ऑल आस्क्ड फॉर अ लॉट। आप सबने, ऑल मतलब सब, आप सबने बहुत ज़्यादा मांगा, बहुत ज़्यादा, लॉट मतलब होता है बहुत, बड़ी मात्रा में, तो आपने बहुत चीज़ मांगा। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट द एम्परर इज़ अ बिजी मैन। लेकिन आपको मस्ट जब भी आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए, अनिवार्य रूप से, अति आवश्यक। जब कुछ बाध्यता सूचक वाक्य बोलना रहता है, शब्द बोलना रहता है, तो वहाँ पे मस्ट का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब कि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अवश्य याद करना चाहिए। रिमेंबर मतलब याद करना, याद होना, याद आना। तो आपको ये याद होना चाहिए, दैट मतलब कि द एम्परर, जो सम्राट है, एम्परर मतलब सम्राट, इज अ बिजी मैन, बहुत ही व्यस्त आदमी है। ही विल ऑर्डर हिज सेक्रेटरी टू फुलफिल द प्रोमिसेस। वह विल ऑर्डर, विल फ्यूचर टेंस, गागेगी, विल ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश देना, व्यवस्था भी होता है, अनुशासन भी होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से इस ऑर्डर का मतलब हम आज्ञा देना ही मानेंगे। तो वह आज्ञा देगा, आदेश देगा अपने, हिज मतलब अपने सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी मतलब होता है सचिव। जो आपने जितना मांगा तो सबसे पहले वो जो सम्राट है वो अपने सेक्रेटरी को आदेश देगा, टू फुलफिल द प्रोमिसेस, वादों को पूरा करने के लिए। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, पालन करना। तो जो वादे उन्होंने किए सम्राट ने, उसका पालन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो अपने सेक्रेटरी को बोलेगा। और हिज सेक्रेटरी विल पास द ऑर्डर टू हिज असिस्टेंट, और उसका जो सचिव है वो भी पास कर देगा। पास करना मतलब, पास मतलब उत्तीर्ण होता है, पास हो जाना, लेकिन यहाँ पे पास मतलब होता है आगे बढ़ा देना, पारित करना। तो वो आगे बढ़ा देगा ऑर्डर को, उस आदेश को, उस आज्ञा को वो आगे बढ़ा देगा, टू हिज असिस्टेंट, अपने सहायक को बोल देगा वो। 10 इस प्रकार द emperor's order will go down from subordinate to subordinate and finally it will get lost। इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार, जो एम्परर, जो सम्राट का आज्ञा है, आदेश है,
वो विल गो डाउन, वो नीचे जाता चला जाएगा, नीचे जाएगा। फ्रॉम सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब होता है अधीनस्थ, मातहत, जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं ना, निचले तबके के कर्मचारी, उनको सबऑर्डिनेट बोला जाता है। तो अधीनस्थ कर्मचारियों से और उसके मातहत, उसके और नीचे कर्मचारियों के पास वो आदेश पारित होने के लिए जाता चला जाएगा। और अंततः, फाइनली मतलब अंततः, इट विल गेट लॉस्ट, लॉस्ट मतलब होता है लुप्त, गायब। विल मतलब गागेगी, गेट मतलब होना, पाना, जाना, कमाना, इसका मतलब होता है, तो वो लुप्त हो जाएगा और आखिरकार अंतिम में जाते जाते लुप्त हो जाएगा। एक बार स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि हम 1 रुपया प्रशासन के ऊपर से भेजते हैं, सरकार की तरफ से भेजते हैं, और नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसा सिर्फ आम आदमी को मिलता है, बीच में वो सब लुप्त होता चला जाता है। तो वही चीज़ है, कोई आदेश भी ऊपर से देता है तो वो उसको आदेश पालन करते करते दिन गुजरते चले जाते हैं, साल हो जाते हैं, और प्रॉमिस ही रह जाता है, और उस जो उसका लाभार्थी है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, सब समाप्त हो जाएगा। You should have asked for something that the emperor could give immediately, like I did. You should मतलब चाहिए। अब देखिए, इसका मतलब भी चाहिए हो गया और इस मस्ट का मतलब भी चाहिए ही हो गया, दोनों का मतलब। लेकिन यहाँ पे बाध्यता होती है ना, तब हम मस्ट लगाते हैं। आपको अवश्य करना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, तो मस्ट लगेगा। और जब हम ये शुड लगाते हैं तो इस शुड का मतलब परामर्श के लिए, जब हम किसी को बोलते हैं ना, सलाह देने के लिए बोलते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आप इस चीज़ को करना चाहिए, जाना चाहिए, होना चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप करो चाहे नहीं, मैं सिर्फ सलाह देता हूँ, तो वहाँ पे शुड लगता है। तो वो सलाह के रूप में बोल रहा है कि आपको मांगना चाहिए फॉर समथिंग, कुछ चीज़ ऐसा मांगना चाहिए जो कि दैट मीन्स जो कि द एम्परर जो सम्राट है, कुड गिव इमीडिएटली। कुड मतलब सके, कैन मतलब सकना, कुड मतलब सके, गिव मतलब देना, दे सके, इमीडिएटली शीघ्रता से। इमीडिएटली मतलब होता है फौरन, तुरंत, शीघ्रता से। कुछ आपको ऐसा मांगना चाहिए जो सम्राट है वो तुरंत शीघ्रता से दे सके। लाइक आई डिड, जो मैंने किया। लाइक मतलब होता है जैसे, लाइक मतलब चाहना, पसंद करना भी होता है, लेकिन इस लाइक का मतलब जैसे मैं किया। डिड मतलब किया। एंड लीविंग द 3 ऑफिसर्स गैपिंग, द कमांडर वेंट ऑफ टू प्लान हिज हॉलीडे। और लिविंग छोड़ते हुए, ये कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, लीव मतलब छोड़ना, लिविंग छोड़ते हुए, द 3 ऑफिसर गैपिंग, 3 ऑफिसर, तीनों जो सेनापति थे, सेनाध्यक्ष थे, तीनों अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स मतलब अधिकारी, तीनों अधिकारियों को गैपिंग मतलब होता है, गैप मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, मुंह फाड़कर देखना या घूरना, उसको गैपिंग बोलते हैं ना। तो तीनों अधिकारियों को हक्का बक्का छोड़ते हुए द कमांडर वेंट ऑफ टू प्लान हिज हॉलीडे, जो सेनापति था, सेनाध्यक्ष था, वेंट ऑफ चला गया, टू प्लान हिज हॉलीडे अपनी छुट्टियों की योजना बनाने के लिए वह चला गया, तीनों को हक्का बक्का छोड़कर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, हमेशा सोचो, बिफोर मतलब पहले, यू स्पीक बोलने से पहले, आप अपने बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले हमेशा सोचो कि इसका परिणाम क्या निकलेगा और क्या जो मैं बोल रहा हूँ ये सार्थक हो पाएगा कि नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो हमारे पास जो चीज़ रहती है उसकी कदर ना कर और जो हमें मिल सकता था उसको ना पाकर हम बड़ी चीज़ को पाने के लिए लालायित हो जाते हैं, भागते हैं, ज़्यादा स्वार्थी बन जाते हैं। तो अंत में क्या हो जाता है कि जो हमारे पास आधी होती है वो तो छूट ही जाती है, और जो सारी के चक्कर में हम भागे थे, जो पूरी के चक्कर में, वो भी चला जाता है। तो इसी पर एक कहावत बना है ना कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, और ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि सोच समझकर और जो उचित चीज़ है वही मांगना चाहिए, तो हमें ज़िंदगी में वो प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें।
ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।